ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। थैंक यू। मॉडर्न हिस्ट्री का यह चैप्टर पहला है, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। इसके पहले हम लोगों ने एक क्लास इस पे बातचीत किया है, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कुछ टाइमलाइन को लेकर जो पुर्तगीज़ के अराइवल पर था। भारत में यूरोपियों के आगमन को आप कई दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पहला दृष्टिकोण ये था कि भारत में यूरोपियों का आगमन समुद्र के रास्ते से होता है। कितनी दफ़ा बहुत सारी पुस्तकों में लिखा रहता है कि भारत की खोज किसने की, उत्तर लिखा रहता है वास्को डी गामा, और ये काफ़ी हास्यास्पद है। भारत की खोज नहीं की, बल्कि भारत तक समुद्री रास्ते खोजे। भारत तक समुद्री रास्ते पुर्तगीज़ पहुँचे और फिर उनके पीछे बहुत सारे यूरोपीय आए। 1498 में ये पुर्तगीज़ आते हैं और 1498 में ये पुर्तगीज़ के पीछे पीछे बाकी इसी क्रम में आते हैं। पहले पुर्तगाल के आते हैं, फिर डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेनिस आते हैं और सबसे अंत में फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसियों के आगमन का टाइमलाइन 1764 रहता है और इसके बाद लगभग 350 साल तक, लगभग 350 वर्ष तक वो भारत में ये यूरोपियन डटे रहते हैं। पुर्तगाली तो 1498 में आते हैं और ये 1961 तक रहते हैं और अपने प्रेजेंस के माध्यम से वो भारत के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को प्रभावित करते हैं, बहुत सारे पहलू को। सामाजिक पहलू है, धार्मिक पहलू है, व्यापारिक पहलू है, विज्ञान एवं तकनीक है, स्टेट क्राफ्ट है, शासन चलाने की शैली है। लगभग हर पहलू को ये बदल दिया जाता है। तो बहुत सारे इतिहासकारों की व्याख्या आधुनिक भारत को लेकर तो यह है कि संभवतः आधुनिक भारत का जो इतिहास है यह यूरोपियों के द्वारा ही बनाया गया है। और अगर थोड़ा सा आप और ठहर कर सोचेंगे तार्किक रूप से, तो मैं तो ये कहूँगा कि यूरोपियों के आने के बाद भारत का आधुनिक समाज ही परिवर्तित नहीं हुआ, बल्कि पूरा इतिहास ही प्रभावित हुआ। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं कि यूरोपियों ने पूरे भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया? बताइए, सहमत हैं इस पॉइंट पर? चलिए, एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, मैं वो एड्रेस बता रहा हूं कि आप वहां पर जाइएगा और इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा। ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी क्लास 12। एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी भी एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे एनसीईआरटी पूर्णतः बदल ही क्यों ना गई हो। उसका नवीन संस्करण जो पूर्णतः बदले हुए स्वरूप में, लेकिन आज भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले एक लाइन कहा, वो पंक्ति ये थी कि यूरोपियों ने भारत के इतिहास को परिवर्तित किया। तो हमारा जो दृष्टिकोण था ना इतिहास को देखने का, वो यूरोपियों ने बदला। सबसे पहले आपको तो ये जानना चाहिए कि इतिहास के प्रति भारत में काफी उदासीनता थी और जब यहाँ पर यूरोपीय स्टेबलाइज हुए तो उनकी विज्ञान एवं तकनीक या शासन चलाने की जो कला या फिर अलग अलग विषयों के प्रति जो उनकी रुचि थी, उस रुचि ने इतिहास को एक ऐसे विषय के रूप में देखना शुरू किया जो मानवता के लिए काफी जरूरी था। मैं आपको थोड़ा इशारा कर रहा हूं, आधुनिक समय में हुए जितने भी खोज थे जिससे भारत का प्राचीन इतिहास लोगों के सामने पूर्णतः और सटीक और तार्किक रूप से सामने आ पाया, क्या इसका श्रेय आप यूरोपियों को देना नहीं चाहेंगे? हाँ या ना? आपको यह श्रेय देना पड़ेगा। आपको यह श्रेय देना पड़ेगा कि यूरोपियों के आने के बाद ही भारत में इतिहास को लेकर
एक जागरूकता बनी। तो जो मैं बता रहा था यह है एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकैवेशन वर्क की बात कही जा रही है। और उसमें कहा जा रहा है कि कैसे जॉन मार्शल ने 1924 में भारत का सबसे पहला सभ्यता पूरी विश्व के सामने उद्घाटित किया। तो यूरोपियों के आगमन को आप बहुत आयाम पर रखकर सोच सकते हैं। हम जब किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो उसे थोड़ा ठहर कर अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। मैं चर्चा कर रहा था कि अलग अलग जो परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रश्नों का स्तर अलग अलग होता है। जहां संघ लोक सेवा आयोग या बिहार लोक सेवा आयोग थोड़ा आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो एसएससी या फिर अब बिहार दरोगा या फिर जो किसी स्टेट के सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं होती है वहाँ पे भी क्वेश्चन सब स्तरीय आने लगे हैं। नहीं, तो थोड़ा सोचना, इस विषय के साथ हम लोग जो थोड़ा इन चीज़ों को ठहर कर देखने का प्रयास करेंगे, ये संभवतः इनरिचनेस होगा इस विषय में, और ये ज़्यादा जरूरी भी है। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो ये सभी यूरोपीय भारत में इस टाइमलाइन के बाद आना क्यों शुरू करते हैं, तो इसका जवाब हम लोगों ने पिछले क्लास में ढूंढा ये था कि 1453 ईस्वी में तुर्की साम्राज्य है और उस पे कुस्तुनतुनिया का अधिकार हो गया। और अभी भी शासन प्रणाली को लेकर दुनिया में दो प्रकार की सोच होती है। एक होती है उदारवादी सोच, है ना, लिबरल थॉट जिसे कहते हैं, और एक होता है संकीर्ण सोच जिसे हम कंजर्वेटिव कहते हैं। तो संकीर्ण सोच जो होती है ना, वो दूसरे के सामने खुला नहीं रहना चाहती है, अपने आप को बंद रखना चाहता है, या फिर उनके अंदर ये भावना हावी होता है कि वो श्रेष्ठ हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। तो जो कुस्तुनतुनिया में परिवर्तन हुआ था वो कुछ संकीर्ण सोच थे, ऑर्थोडॉक्स थॉट था। भारत यूरोपियों के लिए कोई नया जगह नहीं था, इसके पहले भी यूरोपीय भारत में आते रहे थे, अरबों के माध्यम से व्यापार होता था, जैसे कि यूरोप अरब में आ गए और अरब के लोग भारत में आ गए, और व्यापार का एक इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष क्रम बना हुआ था। लेकिन अब इस अप्रत्यक्ष क्रम में भी क्या हो गई, रुकावट आ गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितनी दफा ऐसा होता है कि जो एक वातावरण बनता है, इकोसिस्टम बनता है, उस इकोसिस्टम के अधीन बहुत सारे कार्य स्वतः हो जाते हैं। जैसे 15वीं शताब्दी से पहले 14वीं शताब्दी के आसपास पूरा यूरोप जो था एक पुनर्जागरण काल को देख चुका था। पुनर्जागरण का मतलब यह हुआ कि जो लोग थे वो तकनीक की ओर आकृष्ट हो रहे थे, चीजें परिवर्तित हो रही थी। आप एकदम ध्यानपूर्वक चीजों को समझ सकते हैं। जैसे भारत के इतिहास की ओर नजर देखिएगा, आप थोड़ा सा उसकी तरफ सोचने का प्रयास कीजिएगा, तो प्राचीन भारत में जो शासन शैली थी उसका आधार वैदिक नॉर्म्स थे, वैदिक नियमावली थी, धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र थे, मनुस्मृति जैसे लीगल टेक्स्ट थे, जिसके आधार पर शासन चल रहा था। जब आप मध्यकाल की ओर आकृष्ट होइएगा तो आप ये पाइएगा कि भारत में जो शासन चल रहे हैं उसमें इस्लामिक नियम अब महत्वपूर्ण हो गए। चीजों का परिवर्तन हो रहा था, भाषा को लेकर, रंग रूप को लेकर, बहुत सारी शैलियों को लेकर जिसमें मकान बनाए जाते हो, क्राफ्ट्स की मैं चर्चा कर रहा हूं, भोजन को लेकर, ये सारे परिवर्तन हो रहे थे। यूरोप में जो परिवर्तन आया उस परिवर्तन ने यूरोप में एक वातावरण बनाया कि अब अपनी व्यावसायिक जरूरतों को लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी खोज करेंगे। और ये खोज भारत की ओर ही क्यों होगा, क्योंकि भारत का जो भौगोलिक विशेषता है संभवतः इस पृथ्वी पर और कहीं नहीं था। आप ये समझिए कि अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो सबसे कोर माना जा सकता है, जो किसी भी उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि वहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति कर सकें और उद्योग को
एक गति दे सके, ये मामला फिर कहीं और नहीं था। तो भारत जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब वो भारत और भारत के प्रक्षेत्र एशिया का इलाका, तो इसकी तरफ यूरोपीय पहले ही से आएंगे, वो डिटरमाइंड थे। तो भारत की ही खोज करने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। एक मानचित्र के माध्यम से जरा समझते हैं। अब ये देखिए, ये विश्व का मानचित्र है, ठीक है। विश्व के मानचित्र में ये जो एरिया है ये यूरोप को दर्शाता है। फ्रांस है, पोलैंड है, ये पुर्तगीज है, स्पेन है ना, ये पूरा इलाका यूरोप को दर्शाता है। मैंने आपको कहा कि समुद्र के रास्ते भारत में पहुंचे, तो यह होने वाली प्रक्रिया अचानक नहीं थी कि यहां से चले और भारत पहुंच गए, क्योंकि उस समय तक कितने विश्व के कितने हिस्सों में तो यह डिबेट हो रहा था कि पृथ्वी गोल है कि सपाट है। बहुत सारे लोगों के पास अभी ये जानकारी सटीक रूप से नहीं है, और थोड़ा हास्यास्पद होगा, अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस बहस में लगे हुए हैं। और मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारा पड़ोसी देश अभी भी करिकुलम में ये साबित करता रहा है कि पृथ्वी गोल नहीं है। और आश्चर्यजनक नहीं है कि उनकी जो विज्ञान एवं तकनीक अभी सबसे लोएस्ट रैंक पर है, शायद यही कारण रहा है, ठीक है। तो यहां से जो प्रयास हुआ, तो उसमें एक प्रयास जो है वो ऐसा रहा कि ये भारत को खोजते खोजते इधर आ गए, और उन्होंने ये कहा कि यही भारत है। मूलतः उन्हें भारत ही खोजना था, लेकिन वो अमेरिका की तरफ चले गए, और ये कोई और नहीं, कौन थे? कोलंबस थे। एक प्रयास और हुआ, आए और यहां पर ठहर गए और कहा कि नहीं, यही भारत है। इसे कहा गया आशाओं का अंत, क्योंकि ये काफी थकाऊ यात्रा होती थी। बड़ा तार्किक होकर सोचना है। मैं जब भी कहता हूं कि जब आप इतिहास पढ़ो तो जिस टाइमलाइन में पढ़ रहे हो उसी टाइमलाइन के हिसाब से दृष्टिकोण रखो। आज बड़ी सहजता के साथ है कि आप 5 घंटे में, पूरी 6 घंटे में, 7 घंटे में बड़ी दूरी यात्रा तय कर लोगे, नहीं। लेकिन ये कोई 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में समुद्र की इतनी लंबी यात्रा करना काफी थकाऊ और काफी एडवेंचरस भी था। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो ऐसी यात्राओं को आप नहीं कर सकते हैं। यहां पर कुछ यात्रियों का कहना था कि उनकी आशा जो है अब समाप्त हो गई। भारत में व्यापार को लेकर जो ये कोस्टल एरिया है, जैसे कि गुजरात राज्य है, तो वहां के कुछ लोग जो थे ना, वो पहले से भी कार्य कर रहे थे। मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री इसके पहले पढ़ चुके होंगे, और आपको पता होगा एंशिएंट हिस्ट्री में गुजरात का एक जगह था लोथल, है ना। और वहां से अभी का जो वर्तमान ईरान, इराक है, जो उस समय मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन का हिस्सा था, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ सबूत थे। इस तथ्य से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो भारतीय थे वो समुद्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहले भी करते रहे थे। तो एक थ्योरी ये कहती है कि जो ये यूरोपियन आकर यहाँ रुके हुए थे, उनको एक हिंट जो है कुछ व्यापारियों से मिलता है जो अफ्रीका से प्रत्यक्ष रूप से व्यापार में पहले से संलग्न थे। तो अब जब अगला एफर्ट लिया जाता है तो संभवतः इनकी मदद से ये भारत पहुंचते हैं, और भारत का जो कोस्टल इलाका है केरल, वहां पर पहुंचते हैं। ये पुर्तगीज का मामला बनता है। भारत की प्रकृति ऐसी थी कि यहां के लोग काफी खुशहाली पूर्वक जीवन बिता रहे थे। भारत सबके सपने में आता था। यूरोपीय ही भारत की खोज में नहीं थे, बल्कि बाकी जो इस इलाके के लोग थे जो स्थल मार्ग से भारत आ सकते थे, वो भी बार बार आते थे।
1498 में जहाँ पर यूरोपियन आए और दक्षिण भारत के इन हिस्सों को, फिर मैंने बताया था कि कैसे 1498 से लेकर 1510 और लगभग 1530 तक पुर्तगीज जो थे काफ़ी वेल एस्टेब्लाइज्ड हो गए। उसी समय 1526 में यहाँ पर क्या होता है, मुगलों का आगमन होता है और वो उत्तर भारत में अपने सत्ता को एक स्थान दे पाते हैं। ये मामला तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर केरल में ये पहुँचते हैं और यहाँ के मसालों को लेकर, यहाँ के जो प्राकृतिक कुछ उत्पाद थे इनको लेकर ये काफ़ी उत्साहित दिखते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे, कृषि के उत्पाद थे जो यूरोप में नहीं थे। जैसे उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो था वो हम लोग जो ब्लैक पीपर कहते हैं, गोलकी या काली मिर्च, है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसका मेडिसिनल यूज़ था। मैं ब्लैक पीपर को लेकर आपको एक ट्राइविया बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्लैक पीपर की कीमत सोने से ज़्यादा हो गई थी, गोल्ड से ज़्यादा हो गई थी। क्यों? क्योंकि इसका एक मेडिसिनल यूज़ था। जैसे आज एंटीबायोटिक्स के रूप में आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, उस समय एंटीबायोटिक्स के रूप में बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं था। इतिहास को समझने के लिए ना बहुत सारे तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और थोड़ा सा ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, आप इसे बहुत ज़्यादा ऐसा ना समझिए कि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को देखकर थोड़ा मिसगाइड करूँ, मतलब थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन जोड़ लेते हैं ना, सूचनाएं जोड़ लेते हैं तो समझ बन जाती है। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 1917 में 1917 टाइमलाइन स्पष्ट है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में जब इस इंसिडेंट में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं तो उन्होंने वहां पर इंडिगो फार्मर्स जो शेयर क्रॉपर्स थे, है ना, उनकी समस्या को ठीक किया, लेकिन वहां की स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत ज्यादा थी। स्वास्थ्य की समस्याएं, चंपारण के लोगों की जीवन शैली जो थी वो काफी निम्न स्तर की थी, तो उसे ठीक करने के लिए 3 मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया था, मात्र 3 मेडिसिन। एक था कैस्टर ऑयल। क्या था? कैस्टर ऑयल, जो पेट से संबंधित संक्रमण को ठीक करता था। एक दूसरा था कुनैन और तीसरा था सल्फर ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल, कुनैन और तीसरा क्या था? सल्फर ऑइंटमेंट। कंपलसरी रखा गया था ना, बोलते हैं कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य किट, है ना, जिसमें ये 3 चीजें महत्वपूर्ण थी और इसका खूब इस्तेमाल करके वहां के लोगों को ठीक किया गया था। तो आपके पास सीमित संसाधन थे। अब जब मैं 14वीं और 15वीं शताब्दी की बात करता हूं तो मेडिसिन के क्षेत्र में तो उतना ज्यादा डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, तो जो ये मसाले थे ना, यूरोप के बाजार में हाथों हाथ ले लिए गए। कहा जाता है कि जो पहला बेड़ा यूरोप पुर्तगालियों का दोबारा जब यूरोप में पहुंचा तो यहाँ से जो ये क्रय करके ले गए थे और जो भी लागत इन्होंने लगाया उसका लगभग 64 गुना, 65 गुना, 70 गुना, कुछ इतने मल्टीफोल्ड्स में उन्होंने मुनाफा कमाया। अब जो ये सूचना थी ना, पूरे यूरोप में एक आग की तरह फैल गई कि भारत की ओर कैसे जाना है। सभी यूरोप के बड़े प्लेयर्स जो थे वो इसकी तैयारी करना शुरू कर दिए कि सबों को क्या करना है, भारत में पहुंचना है। लेकिन भारत में पहुंचना ही एक महत्वपूर्ण बात नहीं था। सबसे पहला तो एक इतनी लंबी दूरी की यात्रा, मार्ग पहले यही था। बाद में जब स्वेज नहर की खुदाई हो जाती है, और वो बहुत बाद में होती है, 18 बताइए टाइमलाइन, 1852। राष्ट्रीयकरण कब? 1869। अब सोचो 15वीं शताब्दी और 1850-1870 के बीच में जाके वो रूट काफी अच्छा होता है, तब तक तो जाने का मार्ग इतना लंबा था। दूसरी बात, जो मशीन का इस्तेमाल है, ये मशीन भी बहुत आधुनिक नहीं था। इतनी लंबी दूरी की यात्रा, एक सिंपल सा लॉजिक सोचकर देखो, क्या समुद्र का पानी पिया जा सकता है? तो जरा सोच के देखो, इतनी लंबी यात्रा में जो आने वाले लोग होंगे वो पीने के पानी की समस्या को कैसे सॉल्व करते रहे होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये तार्किक रूप से आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि कितना कठिन कार्य था ये।
क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो था ना ब्लू वाटर पॉलिसी, मैं ये सारी पक्षों को अभी धीरे धीरे आपके सामने रखूंगा। वो जो आपसी अंतर्द्वंद की बात है कि इस रूट पर कब्जा करना और धीरे धीरे अपने ताकत को बढ़ाना ताकि इस रूट को होल्ड किया जा सके। एक बार बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ दिया था, 65 बीपीएससी संभवतः, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, कि पुर्तगाली जो थे ना वो यहां पर आगने के बाद वो अन्य इलाकों में पहुंचना शुरू किए, जैसे कि ये कोलकाता के आसपास। तो उन्होंने क्या किया था कि बाकियों के लिए रास्ता इतना कठिन बनाया, तो व्यापार तो करते थे, साथ में समुद्री लूटपाट भी करते थे। वो व्यापारी करते थे और समुद्री लूटपाट भी करते थे। एक थोड़ा सा और मैं ट्राइविया दे दूं, हालांकि हम लोग पढ़ेंगे ही। ट्राइविया ये है कि अंग्रेज जब मुगल शासकों के समक्ष प्रस्तुत हुए, वो ये कि उन्हें व्यापार करने का अधिकार दिया जाए, तो मुगलों के पास कोई विकल्प नहीं था कि वो अंग्रेजों को अधिकार दे या ना दें, क्योंकि अंग्रेज पहले ही समुद्र में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर चुके थे। समुद्र में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का तात्पर्य हुआ कि वो बाकियों को हरा चुके थे। तो मुगलों को लगा कि इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अंग्रेजों को उन्होंने व्यापार करने का अधिकार दिया था। इसके पहले वो पुर्तगालियों से या फिर फ्रांसीसियों से बहुत अच्छे से निपट रहे थे। ये सारे मामले जो हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब तक जो हम लोगों ने चर्चा किया कि किन परिस्थितियों में और किन वजहों से यूरोपीय और किस तरीके से वो भारत की तरफ आकृष्ट होते हैं, और किन वजहों से बाकियों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि वो भारत की तरफ आना शुरू करें। उनमें से क्या था? व्यापार, और व्यापार को लेकर मल्टीफोल्ड मुनाफा, कई गुना मुनाफा। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज क्या थी, इसके साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि जब ये यूरोपीय भारत में आए तो इन्होंने अपने व्यापार को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत के सामाजिक बदलाव को भी शुरू कर दिया। उनमें से पहला था भाषा। पहला क्या था? भाषा। और दूसरा क्या था? संस्कृति। देखो, जब इतिहास पढ़ते हो ना तो लेसन्स ऑफ लाइफ भी मिलता है, लेसन्स ऑफ लाइफ भी है इसमें। इतिहास सिर्फ सूचनाओं का संग्रह नहीं है, हमारे लिए उदाहरण है कि किन किन वजहों से समाज में कब कब कोई तकलीफ आती है और किस तरीके से उससे बाहर भी निकलकर हम निकल सकते हैं। इसमें सामाजिक परिवर्तन क्या? जैसे आज मैं ये कहता हूं कि आज भारतीय समाज में भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक संस्कृत क्यों अनुपयोगी होता जा रहा है, तो इसका सीधा सवाल है, इसका संबंध अब रोजगार से धीरे धीरे हट रहा है। भले ही संस्कृत काफी वैज्ञानिक भाषा है, काफी सटीक भाषा है, शब्दावलियों की कमी नहीं है, लेकिन संस्कृत क्या है? रोजगार से थोड़ा दूर होता जा रहा है। तो संस्कृत क्या है? लोग उपयोग करना बंद कर दिए। अंग्रेजी मैं जान रहा हूं कि हमारी भाषा नहीं है, लेकिन हम फिर भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज के रूप में विकसित हो चुका है। ये पूरी भौगोलिक व्यवस्था को कंट्रोल कर रहा है। जो आज अंग्रेजी जानता है, समझ सकता है, उसके लिए रोजगार के थोड़े अच्छे अवसर मिलेंगे। तो जो ये कंपनियां अपनी व्यापारिक कोठियां बना रही थीं, ये कंपनियां जो अपने व्यापार को कर रही थी, तो यहां के लोकल्स को वो जॉब भी ऑफर कर रहे थे। और इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है, तार्किक रूप से आपको समझना पड़ेगा कि जो यूरोपीय भारत में आ रहे थे तो अपनी पूरी लाव लश्कर के साथ नहीं आ रहे थे, कुछ विशेष नंबर्स और विशेष स्ट्रेटेजी के साथ ही आते थे। जो अधिकतर संवर्ग घ ग जो नीचे के कैटेगरी होते वो भारतीय ही होते थे। ये एकदम सटीक है कि 1919 के जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड हो रहा था, ये करवा ब्रिटिशर्स रहा था, लेकिन जो गोलियां चलाई जा रही थी वो हाथ भारतीय थे। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इन्हीं चीजों को तो महात्मा गांधी ने पकड़ा और कहा असहयोग करो, तुम उनके हर काम में सहयोग ना करो, और फिर धीरे धीरे मामला आगे हुआ। बहरहाल हम लोग अपने टॉपिक्स पर फिर से लौटते हैं।
मैं इसे पीछा लेना चाह रहा हूँ, इसे कैसे करना है? चलिए, तो यहाँ पर ये इन क्रम में सभी यूरोपीय आए थे। ये वाला पॉइंट हो गया। मानचित्र से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि यूरोपीय किस प्रकार से एफर्ट लिए। यहाँ से कुछ तथ्य हैं, जैसे पुर्तगालियों से संबंधित तथ्य है। पुर्तगालियों से संबंधित तथ्य है, तो इससे संबंधित मैंने टाइमलाइन लिखाया है। मैं चाह रहा हूं कि इससे संबंधित कुछ और बातें आप लोग लिख लें प्लीज। सर्वप्रथम, हाँ, पुर्तगालियों से संबंधित बातें मैं लिखा रहा हूं। सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी, सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा, सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा मई 1498 को, मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। दूसरा पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट के तत्कालिक शासक, वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन, तत्कालिक शासक जमोरिन ने किया। अगला पॉइंट, भारत में दूसरा पुर्तगाली, भारत में दूसरा पुर्तगाली बेड़ा, बेड़ा का मतलब हुआ समुद्र में जो जहाज चलता है, जहाजों का समूह। कोई परेशानी तो नहीं है? दूसरा बेड़ा, पुर्तगाली बेड़ा यानी जहाजों का समूह 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में पेड्रो कैब्राल, पेड्रो कैब्राल के नेतृत्व में, पेड्रो कैब्राल के नेतृत्व में भारत पहुंचा। पेड्रो कैब्राल के नेतृत्व में भारत पहुंचा और फिर भारत में अब पुर्तगाली फैक्ट्री, पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना को लेकर प्रयास शुरू हुआ, जो 1503 में कोचीन में, 1503 में कोचीन में एवं 1505 में, 1505 में कन्नूर में संपन्न हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट।
अगले 50 वर्षों में पुर्तगालियों ने भारत के दक्षिणी हिस्से में, अगले 50 वर्षों में पुर्तगालियों ने भारत के दक्षिणी हिस्सों में, जैसे कालीकट, गोवा, दमन, दीव तथा हुगली। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हुगली दक्षिण भारत में नहीं है। हुगली कहाँ है? बंगाल में, है ना। तो मैं जो दक्षिण भारत कहा वो अधिकतर हिस्सा, और हुगली। अच्छा, हुगली ही क्यों? क्यों? देखो, दो तरीके के रूट थे। अब कोई समुद्र तक पहुंच गया, लेकिन वो तो अंदर जाएगा तभी तो व्यापार करेगा। तो एक रिवरिन यानी कि जो नदियों के माध्यम से था। तो बंगाल जो इलाका था ना, वो एक महत्वपूर्ण इलाका था। तो बंगाल हुगली रिवर वहां पे काफी, एक जो गंगा का सब्सिडियरी है, ट्रिब्यूटरीज है, तो वहां से, उस मार्ग से वो लोग मैदानी इलाकों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए हुगली में, एक आपको मैं बताऊं कि अंग्रेजों ने सबसे पहला प्रयास बंगाल की ओर किया, तो उसके पीछे भी तर्क था। और मुझे तो इतिहास पढ़ते समय ये महसूस होता है कि अंग्रेज किसी भी काम को करते थे तो अगले 25-30 वर्षों की योजना बनाकर करते थे। वो कोई तत्कालिक कार्य नहीं करते थे। उन्हें पता होता था कि कोई काम करेंगे तो स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2, और ये बड़ा सटीक है। हम भले ही एक भारतीय होने के नाते हम अंग्रेजों की काफ़ी आलोचना करें कि उन्होंने मेरे साथ काफ़ी गलत किया, लेकिन मैं एक स्ट्रैटेजिस्ट के माध्यम से अगर देखूं, स्ट्रैटेजिस्ट की नज़रिए से देखूं, तो हमें अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आप ये बात मान के चलिए, यूरोपियों के आगमन के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसे भारत का जो लोकल स्टेट क्राफ्ट था, वो यूरोपियों ने बता दिया कि ये लोकल स्टेट क्राफ्ट कितना खोखला है, और भारत में कुछ कमियां थी तभी वो स्टेबलाइज हो पाए। अगर भारत में कमियां नहीं होती तो वो स्टेबलाइज नहीं हो पाते। ये सभी पहलू हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट आप लिख लिए। क्या था, जरा एक बार बोलिएगा। एवं हुगली में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। हुगली में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। अगला पॉइंट, पुर्तगालियों ने अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए और सुरक्षित करने के लिए, मजबूत करने के लिए एवं सुरक्षित करने के लिए कार्ड्स आर्मेडा, कार्ड्स आर्मेडा, कार्ड्स, कार्ड्स आर्मेडा, कार्ड्स आर्मेडा, कार्ड्स आर्मेडा पद्धति, कार्ड्स आर्मेडा पद्धति को अपनाया, कार्ड्स आर्मेडा पद्धति को अपनाया। इस पद्धति में क्या होता था कि एक साथ आप सैन्य बल के साथ और जो भी आपके बेड़े होते थे वो एक साथ उतरते थे, यानी कि कोई भी समुद्री जहाज जो था वो अकेले नहीं जाता था। एक मैदानी इलाकों में ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कारवां। आप सुनते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जब भी भारतीय सेना जाती है तो अपनी कारवां के साथ जाती है। कारवां का मतलब हुआ कि अपनी पूरी दल बल के साथ निकल रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये पद्धति था। इससे क्या हुआ कि समुद्र में ये एक मजबूती के साथ उतरते थे और किसी भी प्रकार के रिस्क से फ्री हो जाते थे। अगर लड़ाइयाँ हुई तो सभी अपनी एक ताकत के साथ लड़ेंगे, तो इस पद्धति का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ क्या था ना कि ये व्यापार तो करते ही थे, और अगर कोई दूसरा, जैसे धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि यूरोपियों में पुर्तगाली आए, डच आए,
तो दूसरे को परेशान भी करते थे, उनके लिए रास्ता साफ नहीं रखते थे, उनके लिए एक काफ़ी मुश्किल खड़ा करते थे। तो ये समुद्री लूटपाट भी करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। पुर्तगाली समुद्री लूटपाट और डकैती, पुर्तगाली समुद्री लूटपाट एवं डकैती में भी पीछे नहीं थे, पीछे नहीं थे। इन्होंने ऐसा करके अपने अन्य प्रतिद्वंदियों को खामोश कर रखा था। अन्य प्रतिद्वंदियों को खामोश कर रखा था। अगला पॉइंट, पुर्तगालियों ने भारत के समाज के कई पहलुओं को परिवर्तित करने का कार्य किया। जैसे थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समझ लीजिए। अगर मैं कहूँ कि हम पुर्तगालियों के आने से पहले आलू नहीं खाते थे, टमाटर नहीं खाते थे, मिर्च नहीं खाते थे, और थोड़ा सा मजाकिया जैसा है खैनी, तंबाकू, ये सारा भी जो है वो पुर्तगालियों का ही देन है। पुर्तगालियों के आने के बाद कई फल, कई प्रकार के जो जीवन शैली की ये जो चीज़ें हैं वो पुर्तगाली लेकर आए, और आज ये इतने भारतीय लगते हैं कि हम इसके बिना कुछ ऑप्शन भी नहीं सोच पाते हैं। जैसे आलू के बारे में तो यही कहा जाता है कि हमेशा सदाबहार सब्जी है ये, अगर ये नहीं रहे तो फिर अधूरापन जैसा लगता है। लिखिएगा अगला पॉइंट। क्या था? पुर्तगालियों ने समाज के पुर्तगालियों ने भारत के समाज के कई पहलुओं को परिवर्तित भी किया, जैसे तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1556, प्रिंटिंग प्रेस, कई फल एवं सब्जियां ब्रैकेट में लिख सकते हैं आलू, टमाटर, मिर्च, फल एवं सब्जियां भारत में प्रसारित किया, सब्जियों को भारत में प्रसारित किया। ठीक है, स्टार देकर एक अगला पॉइंट लिखिए। भारत में पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था। भारत में पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था। ब्रैकेट में लिख लीजिए 1505। ठीक है, एक पॉइंट और लिखिए। पुर्तगालियों को अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदियों में से सबसे ज़्यादा अंग्रेजों से
अंग्रेजों से प्रतिद्वंदिता मिली। यहां पर मैं थोड़ा रुक जाता हूं, इसके आगे की भी कहानी है, लेकिन जब हम लोग ब्रिटिशर्स को पढ़ेंगे तब उसमें ज्यादा स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। अब एक मैप देख लेता हूं जहां पर यूरोपीय पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। ठीक है, यहां पर मानचित्र में जहां जहां पर पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र बनाए थे उसे पी से डिनोट किया गया है। देखिए, सबसे पहला यहां पर है, ये सभी जगह जो थे वो पुर्तगालियों के द्वारा थे। कन्नूर के बारे में चर्चा है, ठीक है, कालीकट के बारे में है, और फिर एक कोचीन के बारे में है, और एक हुगली में भी मिलेगा, है ना। हुगली में भी है, एक यमन में भी बताया जा रहा है, और हुगली में यहाँ पर दिया नहीं है इस मानचित्र में। ये जो हुगली दिया गया है वो इंग्लिश के लिए था, लेकिन हुगली में भी पुर्तगालियों ने किया था। तो एक मैप वर्क पुर्तगालियों से संबंधित है। आप जब भी हिस्ट्री पढ़े तो मैंने बताया था पहले क्लास में 3 फॉर्मूला को फॉलो करना है। पहला, टाइमलाइन, यानी कि इतिहास की पढ़ाई में टाइमलाइन एक अमुक भूमिका निभाता है, पहला। दूसरा है टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे जगहों पे ऐसे टर्म्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। और तीसरा है लोकेशन, यानी कि मैप। तो पुर्तगीज जब आप कंप्लीट कर रहे हैं तो कुछ मैप वर्क, इनके पहले लोकेशंस, वर्ल्ड मैप कैसे वो कहाँ पहुँचते हैं, ये 2 मैप वर्क पुर्तगीज से संबंधित हैं। तो ये जो था पॉइंट पुर्तगालियों से संबंधित था। इसमें कोई परेशानी अगर अब तक हुई है तो बोलिए, पूछिए, कोई प्रश्न अगर बनता है पुर्तगालियों से संबंधित, अन्यथा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है? चलिए, कोई प्रश्न? यहां से मेंस के भी सवाल बनते हैं, है ना। मॉक के लिए बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया है, प्रीवियस में उतना ज़्यादा यहाँ से सवाल बना नहीं है, ओवरऑल यूरोपियों से बना है ना। तो बाकी चीज़ों को भी किया जा सकता है। हमारा दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, वह डचों का आगमन। ठीक है, दूसरा डच, जिसे हम लोग नीदरलैंड का भी निवासी कहते हैं, ठीक है, बाद में नीदरलैंड और फिर आयरलैंड, ये जो है वो यूरोप का एक अहम हिस्सा था। इसी क्रम में पहुंचते हैं, पहले पुर्तगीज और उसके बाद डच। डच जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिन तक और प्रभावशाली रूप से भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पुर्तगीज एक तो पहले स्टेबलाइज कर लिए अपने आप को, और ख़ास करके वैसे जगहों पे स्टेबलाइज किए जो कि भारत का इम्पॉर्टेंट लोकेशन था, जो कि समुद्री मार्ग से दक्षिण भारत में था, एक। और दूसरा, जब डच आए उस समय तक नॉर्दर्न इंडिया में मुगल काफ़ी मजबूत हो चुके थे। अब भारत में ये भी मामला बना कि जो यूरोपीय आए वो एक व्यापारी के रूप में बहुत दिन तक बने रहे, और जब तक कि मुगल मजबूत थे ये बहुत शासन के रूप में अपने आप को स्टेबलाइज करे ये सोच भी नहीं पाते थे। आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहली दफ़ा शासक बनने की ओर जो कदम उठाया था वो 1757 के बैटल ऑफ पलासी के बाद ही था, और वो भारत में जब उनका आगमन होता वो था 1600 ईस्वी, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टेबलाइजमेंट के बाद। तो 1600 से लेकर 1757, लगभग 150 साल का जो समय है वो सिर्फ एक व्यापारी के रूप में ही बिता रहे थे। तो ये भी एक अलग मामला है, बहुत सारे पक्ष हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। डच इंडिया से संबंधित कुछ पॉइंट्स को आप लोग लिखिए। भारतीय उपमहाद्वीप पर डचों का आगमन 1605 ईस्वी में हुआ, जो
जो 1825 ईस्वी तक जो क्या, अच्छा थोड़ा तेजी से बोल रहे हैं, अच्छा चलिए ठीक है, 1605 ईस्वी में हुआ, जो 1825 ईस्वी तक भारत में बने रहे, 1825 ईस्वी तक बने रहे। अपने आने के शुरुआती समय में इन्होंने गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, बंगाल में अपनी प्रभाव को बढ़ाया। बंगाल में अपने प्रभाव को बढ़ाया। अच्छा, यहां से ना बीपीएससी एक क्वेश्चन पूछता रहता है, आप लोग कोई पटना कॉलेज कभी गए हैं? पता है पटना कॉलेज का संबंध डच शैली से है। गंगा नदी उस समय एक महत्वपूर्ण रिवर था, आज भी है, लेकिन अब वो पुराने स्वरूप में नहीं है। आपको मैं बताऊं कि ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है कि हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उनका जो नेचुरल फ्लो है, कोर्स है, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। मैं तो ये भी महसूस करता हूँ कि पिछले 200-300 सालों में हमने जो भी डेवलपमेंट किए हैं वो हमारे लिए कहीं बैकफायर ना हो जाए। कभी सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या चिंताजनक है। मैं तो एक बात महसूस करता हूँ कि क्या संपूर्ण पृथ्वी वाटर बॉम्ब पे बैठी हुई है? इस लाइन को थोड़ा जस्टिफाई कीजिएगा। जितने भी रिवर्स हैं उसके ऊपर हमने काफ़ी डैम बना दिए हैं, और ये कोई भी डैम लाइफ टाइम तो नहीं रहने वाला है। अगर समय रहते उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वो जब डैम अचानक टूटेगा ना तो अपने आसपास भारी तबाही मचाएगा, जो कि अनकंट्रोल्ड होगा। नदियों की छेड़छाड़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हुए, जनसंख्या की दबाव की वजह से कह लीजिए या अपने एम्बिशियस प्रोग्राम्स की वजह से कह लीजिए, बहुत ज़्यादा डैम्स बनाए। और डैम्स का एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि जो नदियों का जो प्राकृतिक बहाव था वो अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध होने से क्या हुआ कि सिल्ट बहुत ज़्यादा जमा हो गया, बहुत ज़्यादा गाद नदियों में जमा होना शुरू हो गया। तो नदियाँ जो थी उनकी जो औसत गहराई थी वो साल दर साल, दशक दर दशक क्या हो गया, कम होता चला गया, और नदियां गहरी की वजह छिछली होती चली गईं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब भी बरसात का पानी आता है तो चारों तरफ फैलता है, बाढ़ होता है। और दूसरा चीज सबसे ज्यादा खराब ये बात हो गई कि ये जो यातायात के लिए पहले काफी सटीक होते थे, धीरे धीरे ये खत्म हो गए। 2 साल पहले का मुझे एक उदाहरण याद आता है कि गंगा विलास क्रूज, जो कि इलाहाबाद से होते हुए, बनारस से होते हुए पटना और फिर वेस्ट बंगाल जा रहा था, जिसमें बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स थे, बहुत सारे विदेशी सैलानी थे। जब वो पटना में उनका जहाज पहुंचा तो पता चला कि उसको उतना पानी ही नहीं मिल रहा था कि वो आगे बढ़ सके। वो लोगों को पटना घूमना था तो एक छोटी जहाज भेजी गई और उनको वहाँ से कैरी करके किनारे लाया गया, और वो जहाज किनारे नहीं आ पाया। एक चिंताजनक था। और कभी ये मामला ऐसा था, जिस समय डच आए उस समय गंगा नदी इतने मजबूत स्वरूप में थी, इतने बृहद स्वरूप में थी कि यहाँ से वो बहुत सारे प्रोडक्ट को लेकर गंगा नदी के माध्यम से होकर समुद्र में उतरते थे, और समुद्र से फिर वो कहाँ चले जाते थे, अपने यूरोप में चले जाते थे। और भी एंशिएंट हिस्ट्री में आपने एक वाकया पढ़ा होगा अशोक का। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गंगा नदी के माध्यम से समुद्र होते हुए श्रीलंका भेजा था, और वो महेंद्रू घाट उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना तो इन परिवर्तनों को भी होते हुए देखते हैं, इन परिवर्तनों को भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो पटना कॉलेज जो है, ये जो डच थे वो बिहार में भी पहुंचे, और बिहार में उस समय सोरा का उत्पादन होता था।
जो कि आगे बारूद की फैक्ट्री में काफ़ी काम आता था। तो सोरा को कलेक्ट करने के लिए और साथ ही साथ बहुत सारे जगहों पर नशे के रूप में या फिर औषधि के रूप में अफीम की खेती की जाती थी। इस प्रोडक्ट को भी लेकर वो जाते थे और वर्तमान का जो पटना कॉलेज है कभी डचों के द्वारा बनाया गया था और उसका इस्तेमाल वो लोग अपने हेडक्वार्टर के रूप में करते थे, जो बाद में जाकर 1916 ईस्वी के बाद पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आपको सारा बात पता होगा अगर आप जानते हैं तो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। डच नदियों के रास्ते भारत के वैसे जगहों पर भी पहुंचे जहां पर अब तक अन्य यूरोपीय नहीं पहुंचे थे। एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। प्रश्न थोड़ा रिलेवेंट है और अभी के टॉपिक से है। मैं उम्मीद करता हूं कि मध्यकाल का भारत भी आप लोग पढ़े होंगे। बिहार को मुगलों ने अपनी शासन में किस ईस्वी में मिलाया था? या इस प्रश्न को मैं दूसरे ढंग से पूछूं तो क्या बिहार हमेशा मुगलों के अधीन था? ये बोलते हैं ना, हिस्ट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, बीपीएससी एक्सक्लूसिव, है ना? तो ये सवाल बनता है, बताइएगा, तब थोड़ा सा इस पे हम लोग पहुंचेंगे। क्या ज्ञात है? देखो, एक ना टेबल आता है हिस्ट्री का, आता है ना, वो टेबल फॉर्म में रहता है जिसमें बहुत सारे टाइमलाइन दिए रहते हैं। आप शुरुआत में पढ़ोगे तो उबाऊ लगता है, लेकिन अगर एक दो बार आप पढ़ोगे और फिर उसकी चर्चा अगर टेक्स्ट बुक में हो जाए तो फिर वो टाइमलाइन आपको याद हो जाता है। यही पढ़ने का तरीका होता है, टाइमलाइन पे कमांड करना जरूरी है। 1576 ईस्वी में अकबर के समय में बिहार को मुगलों के शासन में शामिल किया गया था। आज जब हम किसी देश की बात करते हैं ना, तो आज की डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा भारत हमेशा से एक ही जैसा था, लेकिन ये मामला नहीं था। जैसे मैं आपसे पूछ दूं एक प्रश्न और, अखंड भारत की संकल्पना क्या है? क्या जवाब होगा आपके पास? तार्किक रूप से बोलिएगा, इमोशनल होके मत बोलिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास जो है ना वो प्री रिक्विसाइट नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है, तार्किक है और सत्य है। अखंड भारत की कल्पना क्या है? नहीं, क्या इसका संबंध ज्योग्राफिकल नहीं है? अगर अखंड भारत जो सुपर पावर कहते हैं तो उसके लिए विश्व गुरु शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अखंड भारत मतलब क्या? पाकिस्तान और बांग्लादेश को कंबाइंड कर लीजिए, एक बात ये। अच्छा, ये संकल्पना कब आया होगा? सवाल एक बार और फिर से, सब क्वेश्चन, क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में संपूर्ण भारत जो अभी वर्तमान में है सब शामिल था? तो फिर भारत का मतलब क्या? कुरुवंश। देखो, ये सारी जो बातें हैं ना, मैं बार बार कहता हूं कि भारत के इतिहास को या किसी भी जगह के इतिहास को साहित्य के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि साहित्य कितनी दफा सेलेक्टिव होता है, एग्जैगरेट होता है। अब जिस बात कह रहे हैं आप भरत की, तो एक नाटक थी, कालिदास ने लिखी थी, अभिज्ञान शकुंतलम, और शकुंतला के पुत्र थे भरत, और शकुंतला जो थी वो विश्वामित्र की पुत्री थी, और वही विश्वामित्र जो ऋग्वेदिक एज में 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में कहीं एक जगह रहते हैं जहां उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। वही, हाँ वही, हाँ उसी काल की बात मैं कह रहा हूं। तो देखो, होता क्या है कि बीबी लाल एक इतिहासकार हैं। देखो, इतिहास कभी भी साहित्य नहीं है। एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर
650 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक के भारत के समाज को समझने के लिए महाभारत का उदाहरण लिया गया। तो जो महाभारत के लिटरेचर के रूप में देखा जाए तो काफ़ी एक्सग्रेट चीज़ें बताई गई कि काफ़ी अच्छी स्थिति में भवन निर्माण शैली है, हर प्रकार के वीपन्स हैं। अब इसकी वास्तविकता की जब पड़ताल लगाने की कोशिश की गई तो एक जाने माने इतिहासकार थे बीबी लाल। उन्होंने कुरु जो एरिया था 16 महाजनपदों का एक, उस एरिया को एक्सकैवेट करना शुरू किया, खुदाई करनी शुरू की 1950-51 में। हस्तिनापुर, यस यू आर राइट। और जब उन्होंने खुदाई किया तो उन्हें लगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटी प्लानिंग था वो हस्तिनापुर के सिटी प्लानिंग से बेहतर था। और हस्तिनापुर में जो दीवारें नजर आ रही थीं उसमें जो ब्रिक्स इस्तेमाल किए गए थे वो भी कंपैरेटिवली उतने स्तरीय नहीं थे। तो जो एविडेंसेस बता रहे थे वो एविडेंसेस उतने बेहतर नहीं थे जो उनकी काफी समृद्ध स्थिति को बता सके। देखो, एक भारतीय होने के नाते हम भारत देश से प्रेम करते हैं, इसकी सबसे अच्छी स्वरूप की कामना करते हैं, ये बेहतर से बेहतर हो सके ये हम समझते हैं, लेकिन एक फॉल्स नेशनलिज्म के ट्रैप में नहीं होना चाहिए। जैसे राष्ट्रवाद को लेकर मैं अगर बात कहूं तो राष्ट्रवाद की संकल्पना को लेकर मुसोलिनी भी एक राष्ट्रवाद की संकल्पना दिया था, हिटलर ने भी राष्ट्रवाद की संकल्पना को दिया था और एक टैगोर ने भी दिया था। यहां से तो बीपीएससी डायरेक्ट सवाल पूछता है। तो जो टैगोर का राष्ट्रवाद था उस राष्ट्रवाद का स्टेटमेंट यह था कि मानवता सर्वश्रेष्ठ है और उस मानवता को ही बचाना सबसे अच्छा कार्य है। उनका एक स्टेटमेंट था कि मैं हीरे की दाम में, मतलब जो आप कहते हैं डायमंड, उसकी तुलना हम शीशे से नहीं कर सकते। उनका ये सिंपल थॉट ये था कि हम जो राष्ट्र की कल्पना करते हैं ना उसमें प्राकृतिक संसाधन, एक तरीके की जीवन शैली और लोगों का मानना कि हम इस देश के हैं। तो जो भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ सही मायने में पूछिए तो वो मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ। उसके पहले तक जो लोग थे ना वो सब किसी एक राजा के प्रक्षेत्र को ही वो अपना देश मानते थे, नहीं जो कि वेरिएबल होता था। हाँ बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण नाम चाणक्य का ही है जो उन्होंने सबसे पहली राष्ट्रवाद की कल्पना की थी, जिसमें कहा था एक तरीके के जीवन शैली के जीने वाले लोग भले ही अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पर रहते हों लेकिन वो एक ही राष्ट्र के हिस्सा हैं। और वो इस बात को लेकर कन्विंस नहीं कर पाए थे मगध के उस समय के पावरफुल शासक घनानंद को। आप सवाल पूछिएगा तभी तो चर्चा आगे बढ़ेगी। सही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अखंड भारत की जो बात कही जाती है कि हम वैसे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को प्राप्त करें जो हमारा सबसे अच्छे स्तर पर था। जैसे अभी नया संसद भवन बना ना, तो नए संसद भवन में एक मानचित्र लगाया गया और वो मानचित्र भारत का पता है किस काल का है? अशोका के काल का है। तो आप अगर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो अशोका के समय में ही भारत अपने सर्वश्रेष्ठ आकार को प्राप्त किया था। उसके बाद फिर उस आकार को कभी किसी शासक ने नहीं प्राप्त किया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखो, एक और थॉट से समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं इससे थोड़ा अलग हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी भी बेहतरीन चीज को होल्ड करने के लिए कोई ना कोई पिलर होना चाहिए। नहीं, जैसे अशोक ने काफी अच्छी बातें कही लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उस बात को होल्ड नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? मौर्य डिक्लाइन कर गए। देखिए, आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म में अंतर होता है, आदर्शवाद और प्रायोगिकवाद में थोड़ा अंतर होता है।
हम कभी भी ऐसे देश की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जिसका कोई डिफेंस लाइन नहीं हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ओवरऑल मेरा ऐसा मानना था कि जो यूरोपीय आए तो यूरोपियों ने भी काफ़ी हद तक अपने प्रयासों से ना भारत के लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगा दी। और एक दूसरी बात ये भी थी कि उस समय के टाइमलाइन में ग्लोबल स्तर पर भी काफ़ी बदलाव हो रहा था। जैसे डेमोक्रेटिक सेटअप की शुरुआत, क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन बड़े स्तर पर नहीं होता तो शायद राजाओं का जो बनने का प्रक्रम था वो नहीं ठहरता। तो ये बहुत सारे आयाम होते हैं। मैं इस टॉपिक को यहाँ रोकता हूँ, इसके आगे अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज यहाँ तक रहने देते हैं।